summary statistics. So till now we have the graphical representation that is like we have discussed, and now we are going to discuss the summary statistics. So describe in two numbers, like measure of central tendency. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपने पढ़ा है सो क्या होता है, मीन मीडियन मोड. वो सेंट्रल टेंडेंसी मीन कि व्हाट इज द मीन ऑफ दैट, मीन और मीडियन और मोड ऑफ दैट डेटा. सो दैट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, हाउ मच वेरी द like data can vary from the mean or median or mode. अब मैं समझा देता हूँ पहले. I will like explain it first and then आगे जो concepts आएंगे वो उसी से में से आएंगे and then we'll discuss those things, right? So let me add one page here. कल हमने बात किया था कि जैसे ये हमारा पॉपुलेशन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? इसमें कोई डाउट, कोई इसमें कोई डाउट है? हेलो, ये क्लियर था कल आपको पूरा? यस सर, फॉलो. हाँ, तो ये आपको क्लियर था, ठीक. तो अब हमें ये करना है कि जो हमें पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक. अब ये पॉपुलेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी पॉपुलेशन में से हमने क्या लिया था, सैंपल. हम यही बात कर रहे थे कल, और हम ये मान के चलते हैं कि ये सैंपल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? इतना क्लियर है? अब हम आगे जाते हैं. तो ये पॉपुलेशन है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड और सैंपल है, और हमने बात की थी कि एरर भी हो सकती है भाई, कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मीन है, सैंपल का जो मीन है, अब सपोज 82 है, और तो हो सकता है पॉपुलेशन का मीन आपका 86 हो, तो इतना डेविएशन भी हो सकता है, ठीक. तो जैसे मान लिया हमने सैंपल का मीन निकाला, क्या निकाला, 82, साथ में हम एसडी भी निकालते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए आप, हमने क्या बोला था, वेरिएबिलिटी. तो वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, अगर 82 आया है और हमारी वेरिएबिलिटी सपोज एसडी होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, कितना डिविएट करता है, सेम थिंग. तो अगर डिविएशन हमारा डिविएशन का स्कोर जो स्टैटिस्टिकली हमने निकाला वो आया 3, वो आ गया 3 हमारा. तो अब 3 का मतलब क्या हुआ, हमारा डेटा इस साइड में 3 वेरी कर सकता है और इस साइड में भी 3 वेरी कर सकता है. यानी हमारा जो मीन है उसकी रेंज अगर हम देखें उसमें इतने एरर होने के चांसेस है. यानी ये आपका 79 to 85 के बीच में हो सकता है. तो वी कॉल दिस कैलकुलेशन, जो वेरिएशन हम निकालते हैं, दैट इज वो वेरिएबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी होता है. तो ये दो चीजें होती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि करेक्ट होगा, तो क्या डेविएशन कितना हो सकता है ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जिसको हम बोल सकते हैं, या जो भी वेरिएबल्स जो वेरी कर सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है. तो एक तो हो गया सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, दूसरा हो गया मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक. अब हम आते हैं यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो मैंने बताया था, मीन, मीडियन एंड मोड, 3 चीजें होती है ना. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमओसीटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. तो अब सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एक आइडिया मैंने आपको दिया. जैसे मीन है, मीन इज सिंपली अर्थमेटिक मीन, जो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, बचपन से कैलकुलेट करते चले आ रहे हैं व्हेन वी वर स्टडीइंग. तो तभी से क्लास थर्ड फोर्थ से भी होता है, हम करते हैं, आज इसको करते रहते हैं. ठीक है. तो इट रिफर्स द टेंडेंसी
to describe the central location of entire distribution of observations. That is a tendency to find a particular level around which observation tends to be cluster and measure of central tendency are used. तो क्या हुआ, जब हम कह रहे हैं कि मेजर ऑफ मीन हमारा मतलब हमारा मीन मीडियन मोड जो भी है वो 82 आया है, तो 82 का मतलब है अगर इस मीन का कि ज्यादातर स्कोर्स इसी के आगे पीछे हैं, मैक्सिमम स्कोर कहाँ पे है, इसी के आसपास में, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा एवरेज, अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज स्कोर क्या है, 82 है, तो एक इसका कहने का मतलब क्या है, किसी का 82 है, किसी का 85 होगा, किसी का 90 होगा, मतलब उसी रेंज में सारे होंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं। तो दैट इज व्हाट सेंट्रल टेंडेंसी की डेटा, हमारा मैक्सिमम डेटा उसी सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास होगा। एज पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी यही तो होता है, तो वही एजम्पशन यहाँ पे भी अगर हमारे पास एक मीन है तो ज्यादातर जो क्या कहते हैं डेटा होगा वो उस मीन के आसपास ही अराउंड रहेगा। तो एमओसीटी का फायदा क्या होता है, यूज क्या है, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड और नॉर्म, कि हमें एक स्टैंडर्ड हमें पता होता है कि हमारा इसके आसपास है। मान लिया कि आपने 1000 लोगों का आईक्यू किया, तो मैक्सिमम जो एवरेज स्कोर आया वो 100 आया, है ना, 100 आया। तो अब 100 आया तो हमने 1000 लोगों का किया था, तो अब हम अगले किसी पर्सन का करके अगर कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग गया कि 100 या जो भी रेंज सपोज आ गई 90 to 100, तो ज्यादातर डेटा हमारा यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ मीन जो भी 100 आया, इसके 90 से लेके 110 तक जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग यहाँ पे हैं, यानी एवरेज लोगों का आईक्यू इतना होता है। और जब हम किसी 1% का करेंगे उसी टेस्ट के ऊपर, तो हमारे पास स्टैंडर्ड होंगे। स्टैंडर्ड हमने बात की थी, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, तो हम अपने क्लाइंट को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इसका 80 आया है तो हम कहेंगे कि इसका आईक्यू कम है, 120 आया है तो हम बोलेंगे इसका आईक्यू ज्यादा है, या ये ज्यादा लोग मतलब यहाँ पे हैं, कम लोग यहाँ पे हैं, ज्यादातर 90 to 100 में हो जाते हैं। तो हमने जब नॉर्म्स डेवलप करने होते हैं तो वहां पे ये काम आता है, बिकॉज दैट विल गिव यू ए idea about your population, so that when you are doing some testing and comparing the person to other person, so that is what we call norms, ठीक है। so उसमें हेल्प करता है। compare an individual और ग्रुप परफॉर्मेंस विद एबव स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या है इंडिविजुअल, मतलब हम ये जब हमारे पास एक मीन है तो हमें पता है मीन से ऊपर अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर है, मीन से नीचे कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस है मीन के आसपास कर रहा है तो वो एवरेज है, नीचे कर रहा है तो बिलो एवरेज है, तो वो हमें पता लगता है मीन से। देन टू कंपेयर वन ग्रुप विद अनदर ग्रुप टेस्टेड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो हमारा एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप स्टडी कर रहे हैं कि आपने लिया कि मेल एंड फीमेल, है ना, और आप उनकी देखना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स की एबिलिटी किस मेल्स में ज्यादा है या फीमेल्स में बेटर है। तो मेल को एक टेस्ट, सेम टेस्ट मेल को दिया, 10 मेल्स को दिया, 10 मेल्स हैं आपके पास उनको दिया, 10 फीमेल्स को दिया, सिमिलर टेस्ट सेम एज के लोगों को। फिर इसका आपने मीन निकाल लिया, या मीन मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड तीनों को एक साथ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, आपने निकाल लिया। तो इसका आया सपोज 10, इनका आया 15, तो किसकी बेटर परफॉर्मेंस हुई, एवरेज परफॉर्मेंस किसकी बेटर है, फीमेल्स की बेटर है। तो ये कंपेयर करने में भी हमें हेल्प करता है। क्लियर है ये बात? तो एक बेसिक आइडिया आपको लग जाता है कि हमारा ग्रुप कैसा है और कैसा परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये होता है। तो अब ये 3 होते हैं, क्या है अगर आप देखें मीन, मीडियन, मोड। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या होता है, क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है ये आपको पता है, ठीक, नहीं जा रहा मैं उसके अंदर, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल, ये मीन की बात करेंगे, ये अच्छा पहले मोड है,
मीन आगे बताया क्या, कैरेक्टरिस्टिक मोड, मीडियन एंड देन मीन। ठीक है, हम उल्टा शुरू करेंगे, विल स्टार्ट विद मीन बिकॉज दैट इज द बेसिकली अरिथमेटिक मीन। मीन कैसे निकालते हैं पता है आपको? यू नो ना व्हाट मीन कैसा है, कि कोई स्कोर से 1 2 3 प्लस 5, मान लीजिए किसी का 1 है 2 है, स्कोर किया, इसको टोटल कर लिया, टोटल हो गया 6 11 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। आइए आपका जो आंसर आएगा वो आपका मीन है। सिंपली वी कॉल इट sum of all observations divided by number of observations. yeah, right? So that is your mean, we call it arithmetic mean also, है ना? तो अब क्या है, the average of all scores in the distribution is called mean. It is commonly known as the arithmetic average. Is computed by adding the order score and distribution and dividing them by the number of scores, as Srijit said, right? तो वो हो गया। And then there are largely 3 types of mean: AM, GM, HM. तो अरिथमेटिक मीन हमने जो अभी डिस्कस किया है, आपको पता है, तो दैट इज अरिथमेटिक मीन। अब आता है जियोमीटर मीन। इज यूजुअली मोर सुटेबल एज ए एमओसीटी व्हेन द वैल्यूज चेंजेस एक्सपोनेंशियली। If there are in only 2 observation, then the GM is the square root of product of the 2 observation, growth of, जैसे growth of bacteria. Harmonic mean is used in situation where the reciprocals of the actual value seems more useful to determine the central tendency, है ना? अब इसके बारे में डिटेल में इन्होंने कुछ दिया है, नहीं दिया है? अच्छा ठीक। तो अब इसमें अरिथमेटिक मीन क्लियर है। जियोमीटर मीन क्या है? यूजुअली मोर सुटेबल एज एमओसीटी व्हेन द वैल्यू चेंज एक्सपोनेंशियली, मतलब वैल्यूज में जो चेंजेस हैं वो काफी ज्यादा हो रहे हैं, कि एक का स्कोर 8 है और एक का 800 है, या किसी का 200 है, तो ये बहुत गैप हो गया। सेंट्रल टेंडेंसी वहां पे काम नहीं करेगी, क्योंकि मान लिया कि 2 लोग हैं, एक का स्कोर 5 है और एक का है 500, तो एवरेज निकालेंगे तो वो दोनों को ही प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में गैप ज्यादा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जियोमीटर जो मीन है वो यूज कर सकते हैं। देयर आर ओनली 2 ऑब्जर्वेशन, देन द जीएम इज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं कि स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जो 2 मान लिया 2 ही ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे मैंने बताया कि एक का 0 है, एक का 5 है और एक का 500 है, तो आपने क्या किया, दोनों का क्या कहते हैं, if 2 observation then GM is square root of product of 2 observation। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब मैं स्क्वायर रूट और ये सब को नहीं सिखा रहा हूँ, आगे आएगा तो करेंगे, है ना? तो द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट 2 ऑब्जर्वेशन, दैट इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह कैसे होती है, क्या होता है, ऑन दैट केसेस वी कैन डू इट। तो हम, लेकिन हम ज्यादातर जो साइकोलॉजी में हम यूज करते हैं दैट इज अरिथमेटिक मीन ही हम यूज करते हैं। हार्मोनिक मीन्स में क्या हो गया, इज यूज सिचुएशन वेयर द reciprocals of the actual value seems more useful to determine the central learning, जैसे distance covered in time। तो ये अगेन ये साइकोलॉजी में नहीं यूज होते हैं इतना, तो इसको हम हार्मोनिक मीन बोलेंगे। तो क्या हुआ, जैसे अब अगर हम ये बोले कि 1 घंटे में कोई पर्सन कितनी दूरी तय करेगा, तो आप नहीं बता सकते, आपको तभी पता लगेगा कि 1 घंटे में तब कितना तय करेगा, वो आपको यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल गेट द स्पीड ऑफ दैट पर्सन। सो इन दोज केसेस, अगर फिजिक्स पढ़ी है कभी, तो इन दोज केसेस हम डिफरेंट तरीके से चीजें कैलकुलेट करते हैं, कि हम सारी चीजें कंसिडरेशन में लेते हैं, है ना? तो ये 3 तरह के मीन होते हैं। मेजरली क्या, मतलब 99% ऑफ द टाइम जब साइकोलॉजिकल स्टडीज आप करते हैं, यू विल डू दिस अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीन क्या है, द मीन इज रिस्पॉन्सिव टू एग्जैक्ट position of each score in the distribution. It shows that increases or decreases in the value of any change
इन द सम ऑफ ऑल स्कोर दस आल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ मीन। अगर स्कोर्स में मान लिया 10 लोगों को आपने का एवरेज निकाला है, उन 10 लोगों के एवरेज में कहीं पे भी कोई वैल्यू चेंज होती है तो मीन भी चेंज होगा, है ना, क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो सॉरी जो उनका जो सम है हमने निकाला है वो भी चेंज हो जाएगा, तो उनका वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट इज ऑल्सो द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन सच ए वे दैट सम ऑफ द एवरेज ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस एंड मीन एड अप टू 0, है ना। कहने का मतलब है कि आप अगर देखें, हमने बात की तो मीन क्या है, बीच का जो हिस्सा है वो है, बीच में यहाँ पे मीन आपका आता है ना ये। तो अब इसका और इसका प्लस का माइनस का अगर हम सारा जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब आधा इधर है आधा उधर है, मीन का मतलब ही यही हुआ। तो also balancing point of the distribution in such a way that the sum of the negative and positive deviation of the mean add up to 0 and that is x minus x is equal to 0, मतलब इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, मीन का मतलब यही है। तो ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, अगर इनको सम कर दें तो माइनस प्लस माइनस 0 मतलब 0 आ जाएगा। The sum of negative deviation from the mean exactly equals the sum of the positive means। तो सम ऑफ पॉजिटिव सम ऑफ नेगेटिव दोनों के बराबर ही होते हैं, कि जितना इधर का होगा उतना उधर का होगा। द मीन इज मोर सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शंस ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, मीन सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम जो आपके एक्सट्रीम जो रिजल्ट्स डेटा होता है उससे। अब आपको एग्जांपल से थोड़ा सा समझाता हूं मैं कि अब मान लिया कि स्कोर्स हैं 10, है ना, जैसे एक स्कोर हो गया 10, 11, 15, 12, है ना, 13। अब इनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो ये इन्हीं के आसपास आएगा, 10 to 12 के बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक स्कोर हम 100 ऐड कर दें तो क्या होगा, जब हम एवरेज निकालेंगे तो मीन बढ़ जाएगा, या 500 इसमें ऐड कर दें तो मीन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो इसको जबकि डेटा ज्यादातर ऐसा है 10 to 15 के बीच में, लेकिन फिर इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाट ये जो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं वो होते हैं। एक्सट्रीम स्कोर में 500 हो गया, किसी का 1 आ गया। अब क्लास में किसी का 1 मार्क आए हैं, किसी के 13 आए, किसी का 100 आया, तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो 1 वाले को ये प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करेगा और इनके नंबर्स इनकी एवरेज को मतलब कम कर देगा। तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम, तो इनको हम एक्सट्रीम स्कोर्स बोलते हैं। तो हमारा जो मीन होता है वो एक्सट्रीम स्कोर्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। When a MOCT reflects the total because the only measure based on the quantity in further statistics is most useful as it enables to arithmetic and algebraic manipulation in a way that the other measures are not। तो इन फर्दर स्टैटिस्टिक्स MOCT हमें हेल्प करता है। जैसे आपको कोरिलेशन निकालना है तो पहले हमें ये सारी चीजें निकालनी होती हैं, तो उसमें हेल्प करता है, क्योंकि जो मीन निकल आता है अर्थमेटिक फॉर्म में तो उसके ऊपर बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर सकते हैं। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीन इज इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, है ना। इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू चेंज इन सैंपल वेरिएशन। तो अगर सैंपल वेरी होता है, अगर मान लिया 4-5 आपने लिए सैंपल वेरिएशन में ये इजिली चेंज नहीं होता सैंपल टू सैंपल। मान लिया एक पॉपुलेशन से आपने 10 सैंपल लिए तो 10 के जो है वो साथ साथ चलते हैं, अगर प्रॉपरली आपने प्रॉपर सैंपल डिजाइनिंग के थ्रू उसको चूज किया है, ठीक। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक द मीन, हाँ, मेनी अदर स्टैटिस्टिक्स सच एज स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सेट्रा आर बेस्ड अपॉन द मीन। अच्छा, कहने का मतलब वही है कि जब तक एरर हम तभी नहीं निकल पाएंगे, स्टैंडर्ड एरर और बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स होती हैं वेरिएशंस, वो हम जब मीन कैलकुलेट कर लेंगे तभी निकाल पाएंगे, क्योंकि मीन पे ही बेस्ड होती है वो सारी कैलकुलेशन, तो उसमें हमारे लिए हेल्प करता है। ठीक है, आया समझ में? आगे चलें। अब हाँ बोलिए।
आप कुछ बोल रहे हैं? नो सर, नो। अब मोड क्या होता है? मीन, मीडियन और मोड। मीन है ये देखो, मीन हमने समझ लिया कि 158, 164, 188 या जो भी था, 88 ही है क्या है जो, हाँ 168, ये जो अलग तीन बच्चे हैं इनकी हाइट्स हैं, इनको हमने प्लस कर दिया, इनका मीन निकाल दिया, यानी ये प्लस ये इक्वल टू जितना आया उसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आपका आ गया मीन। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन। तो मीन आ गया 160। तो अब ये मीन से थोड़ा डेविएट करता है, ये डेविएट करेगा, ये भी डेविएट करेगा, तो मीन हो गया आपका, एवरेज निकाल लिया हमने। ठीक, अब हम देखते हैं मोड क्या होता है। कभी पढ़ा है ये थोड़ा बहुत? मोड क्या होगा? मोड यहाँ पे देखो। हाँ जी सर। बताओ क्या रिसर्च होता में है? पढ़ा है। बताइए मोड क्या होता है? बताओ। मोड वो है जहां पे ज्यादातर स्कोर्स हैं। मान लिया 155 के आप देखो 2 लोग हैं, है ना, टोटल 5 बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं पिक्चर में। 5 में से 2 है 155, एक है 158, एक है 164, एक है 168। अगर इन पांचों का मीन निकालें तो सारी की हाइट्स जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा जो कि दिया हुआ है 160। अब मोड क्या होता है? मोड का मतलब है 2 लोग ऐसे हैं जो 155 के हैं, तो हमारा मोड हो जाएगा 155 कि किस हाइट के लोग ज्यादा हैं, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, अब मीडियन क्या है? मीडियन वो वैल्यू है, यही पिक्चर से समझ लेते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे। मीडियन वो वैल्यू है यानी 158 जिससे ऊपर आधे लोग हैं, जिसके नीचे आधे लोग हैं। आ रही बात समझ में? सर मीडियम इज द मिडिल वन। मीडियन इज मिडिल वन, जिसके ऊपर आधी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर है, आधी जिसके नीचे है। हाँ जी, यस सर, यस सर। ठीक है, मीन सबका एवरेज है और मोड वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिस फ्रीक्वेंसी के जिसके ज्यादा नंबर्स हैं। आई थिंक क्लियर होगा। इसके फायदे होते हैं काफी सारे। अब जैसे ये है, इनको आपको एक्सट्रीम स्कोर्स अफेक्ट नहीं करेंगे जितना मीन को करते हैं। तो व्हाट टू व्हेन टू यूज, अच्छा यूज तो बाद में जाते हैं, पीछे हम मोड पे जाते हैं फिर से। मेजर और सेंटेंस सबसे पहले मोड था, तो मोड की बात करते हैं। फ्रेंच वर्ड फॉर फैशन मीनिंग ए पॉपुलर स्टाइल, यानी फैशन जिसको बोलते हैं पॉपुलर स्टाइल। ठीक, मोड इज द स्कोर और कैटेगरी दैट हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया, मान लिया 155 सेंटीमीटर के सबसे ज्यादा लोग हैं हमारे सैंपल में, तो हमारा मोड हो जाएगा 155 सेंटीमीटर। ठीक, कैन बी यूज एज यूज विद नॉमिनल स्केल। अब एवरेज तो निकाल नहीं सकते आप नॉमिनल स्केल का, नॉमिनल स्केल पढ़ाया था आपको, कैटेगराइजेशन कर देते हैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो मोड वहां पे भी यूज हो सकता है। भाई हमें यही तो देखना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, मेल कितने फीमेल कितने हैं, या जो भी कैटेगरीज जो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस के बनाए, तो वहां पे भी हो जाएगा, तो ये इसकी अच्छी बात है। A distribution has only one mean and one median. However, it is possible to have more than one mode. भाई एक ही फ्रीक्वेंसी के कई सारे लोग हो सकते हैं, मान ली 10 155 वाले हैं, 10 158 वाले हैं, जबकि मीन मीडियन में एक ही होता है। A distribution with two modes is called bimodal. Bimodal हमने कल पढ़ा था। With many model it is called multimodal. भाई ये हमने बनाया था ना बाई मॉडल, ऐसे तो बनाया था,
तो इसका मतलब क्या है, ये मोड है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत है, तो ये हो गया बाई मॉडल। तो मोड जिसके एक से ज्यादा है उनको बाई मॉडल या मल्टी मॉडल भी बोल सकते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन विद सेवरल इक्वल हाई पॉइंट इज यूज्ड टू हैव नो मोड। अगर एक दो है तो ठीक है, अब बहुत सारे हैं, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो हम इसको बोल देते हैं मोड नहीं बोलेंगे, क्योंकि तो फ्रीक्वेंसी है बार बार आ रही है, तो हम नहीं, इसको बोलते हैं देयर इज नो मोड। From moderately symmetrical distribution, the mode can be calculated using the following empirical relationship. मोड का फॉर्मूला ये है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब अगर ये है तो ऐसे, ये हिस्सा यहाँ से इधर आधा है, आधा इधर, देन ओनली आप इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोड, अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, जैसे अर्थमेटिक मीन में करते हैं, तो इजी टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, ढूंढ ली भाई कितने लोग हैं पर्टिकुलर उसके, तो इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग टू कैलकुलेट, टाइम नहीं लगेगा आपको। इट इज नॉट वेरी स्टेबल और सैंपल टू सैंपल। Also, when quantitative data are grouped, the mode may be strongly affected by the wide and location of class interval. ठीक है, तो it is not very stable। क्या है, stable नहीं है बहुत ज्यादा। From sample to sample, किसी सैंपल में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, तो वेरी करता है। Also, when quantitative data are grouped, the mode may be strongly affected by the width of the location ऑफ क्लास इंटरवल। इसका मतलब मैं समझा देता हूं क्या होता है, क्योंकि ये समझने में दिक्कत हो सकती है। कल हमने इंटरवल्स की बात की थी, जैसे इंटरवल्स बना लेते हैं 0 to 10 IQ का, IQ बोल देते हैं इसको, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना, 40 to 50, इसी तरह से 90 to 100 का हमने बना लिया। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, है ना। अब इसकी मैंने एक क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाली हमने, और कहाँ गया, हाँ, फ्रीक्वेंसी निकाली हमने। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, निकाल के जैसे हमने ये इंटरवल्स बनाए 0 to 10, फिर से लिख देता हूँ मैं, मिटा दिया मैंने गलती से, 0 to 10, 10 to 20, 20 to एक मिनट मैं कर रहा हूँ, अभी स्क्रीन दिखेगा। हेलो, ओके, मेरे फोन कोई बार बार, हाँ अभी दिखेगा, दिख रहा है? यस। तो यहाँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना, ये सारा है। तो अब इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई, मान लिया IQ है 0 to 10 वाले में 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, तो बीच वाले जो होंगे उनमें ज्यादा लोग आएंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी क्योंकि एवरेज लोग ज्यादा होंगे। तो अब अगर हम इस इंटरवल का मोड निकालेंगे, अगर हम इस इंटरवल का मोड निकालेंगे, है ना, तो क्या होगा, अलग आएगा, इसका अलग आएगा, और ये डेविएट हो सकता है कि क्लास, किसी को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं 0 to 20, तो क्लास इंटरवल जो है तो कहाँ पे है, अगर ऊपर वाला है तो उसमें कम होगा, नीचे वाला होगा तो ज्यादा होगा। तो क्या है, इट इज नॉट वेरी स्टेबल सैंपल। ऑल्सो व्हेन क्वांटिटेटिव डेटा आर ग्रुप्ड इन द मोड में बी strongly affected by the width of the location। कि आपने 0 to 10 का ले लिया तो कुछ और आएगा, 10 to 15 का अगर ले लिया तो अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें डेटा अलग अलग होने लगते हैं। तो ये आपका क्या कहते हैं,
अलग अलग उसमें अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है, तो ये डिविएट हो सकता है आपका मोड, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इट इज गुड मेजर इफ वन विशेस टू हैव ए रफ आइडिया, अगर आपको एक रफ आइडिया लेना है देन इट इज ए गुड मेजर, इजीली आपको इमीडिएटली आप देख सकते हो। इट्स ए रफ एंड क्रूड MOCT बिकॉज द होल डेटा इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, है ना, क्योंकि सारा डेटा इसमें तो देखा नहीं गया, सिर्फ आपने जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी वो ले लिया, तो ये क्रूड फॉर्म है ना। देन इट इज वेरी, जबकि अर्थमेटिक मीन इज ज्यादा बेटर होगा आपका, क्योंकि उसमें सारा डेटा का इंक्लूजन है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग मीन। इट इज वेरी पुअर रेजिस्टेंस टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, और इसमें ये मतलब जैसे जैसे सैंपल फ्लक्चुएट करता है ये बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। इट डिस्क्राइब व्हाट स्कोर्स और कैटेगरी अपीयर मोस्ट इन द फ्रीक्वेंसी, ये आपको बताता है कि कौन सा चीज सबसे ज्यादा आपके उसमें अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो मीडियन, द मीडियन इज द स्कोर दैट डिवाइड्स ए डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली इन टू हाफ, जैसे मैंने बोला ये वाला देखा था हमने, तो यहां से बीच का कि दो इधर है दो इधर, तो ये आपका मीडियन होता है। तो मीडियन क्या करता है कि आपके स्कोर्स को बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो द कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन, द होल डेटा इज नॉट टेकन इनटू, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू बी इनकम्प्लीट और ओपन एंडेड डेटा आइदर साइड, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं। द मीडियन इज द स्कोर दैट डिवाइड्स a distribution exactly into two halves. Exactly 50% of the individual in the distribution have scores at or below the median. तो 50% नीचे होते हैं, 50% स्कोर्स जो इनके ज्यादा हैं वो ऊपर होंगे, इस तरीके से। तो द मीडियन इज इक्वलेंट टू द 50th परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का मतलब भी क्या होता है कि नीचे इसके 50% लोग हैं, आता है ना, जब एग्जाम होता है देखते हैं परसेंटाइल रैंक आता है, तो 90 का मतलब है 10 लोग ऊपर हैं बाकी के नीचे हैं, 90 का, है ना। 100 का मतलब है कोई भी नीचे नहीं है, सारे के सारे आप मतलब आपके नीचे हैं सारे के सारे, तो ये परसेंटाइल रैंक भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो द मीडियन इक्वलेंट टू 15% या 15th है तो उसके ऊपर का बाकी का होगा। व्हेन n इज इक्वल टू एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होते हैं 2, 8, 6 जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 8, 6, 10, राइट जी जी हाँ यही जी होते हैं ना इवन नंबर। तो अगर इवन जी नंबर सर। अब हाँ, अब अगर इवन नंबर है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, और ऑड नंबर है तो कैसे होगा। तो अरेंज द स्कोर इन असेंडिंग ऑर्डर सच एज 12, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 12, 14, 15, 18, 19, 20। तो ऐसे हमने डिवाइड कर लिया, है ना, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक लाइन से डिवाइड किया मतलब यहाँ पे अरेंज कर लिया, एंड अब नाउ एड द मिडिल टू टर्म्स एंड डिवाइड बाय 2, देन योर मीडियन इज दिस। अब क्या होगा, अब जैसे लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब ये जैसे स्कोर 6 ना होता मान लिया, टोटल ये है 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच का स्कोर कौन सा है 15, तो 15 आपका मीडियन हो गया, इधर 2 हो गए इधर 2 हो गए। लेकिन अगर आपके पास 6 है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 6 में बीच के 2 कौन से हैं, 2 इधर आ गए, 2 ये हो गए, 20 के हो गए 15 और 18, तो हम क्या करेंगे 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, 11.5 आपका मीडियन। आई बात समझ में? जी सर। जब ऑड नंबर में होगा तो ऐसे कर लेंगे, जब इवन में होगा तो अपने आप से आपको पता है मीडियन बीच, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने रख लिया एंड देन आपको पता लग गया बीच का स्कोर कौन सा है, ठीक। When n is equal to an odd number, arrange this and ये बताई दिया मैंने, इसी में ऑड नंबर है तो सिंपल सा 8 हो, 18 इसका 18 हो गया, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होती हैं। In the calculation of median, the whole data is not taken into account, therefore it is used with incomplete or open-ended data either side. Median is the only MOCT that can be used. अब क्या कर सकते हैं, क्या समझ में आया इसमें, है ना, कि अगर
हम in the calculation of median, the whole data is not taken into account, therefore it is used with incomplete or open ended data. तो अगर क्या होता है कि मीन के लिए आपको पूरा का पूरा डेटा जी चाहिए, सर। क्योंकि आपको उसका एवरेज निकाल के डिवाइड करना है n से, है ना। सिमिलरली मीडियन के लिए आपको पूरा डेटा चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पे यूज होती है, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास डेटा ऐसा है जिसका पूरा डेटा मतलब इनकम्प्लीट है, यानी कि इन कैलकुलेशन ऑफ मीडियन होल डेटा इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि भाई 50% कहाँ पे है और उसके किस पॉइंट के नीचे 50% है, हमारा काम चल जाएगा। अकाउंट देयर इज, इट इज यूज्ड विद इनकम्प्लीट और ओपन एंडेड डेटा, either side median is the only MOCT that can be used। तो मीडियन वहां पे हम मीडियन को यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें पता है। देन आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन is said to be open minded when there are no upper limit, or on the other categories, for example if the categories of number of children in family are 1 2 5 6 or more, कि जहां पे अपर या लोअर लिमिट हमें नहीं पता है क्या स्कोर मिल सकते हैं, है ना। कि जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं किसी फैमिली में बच्चे, तो हमें नहीं पता है। तो जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि 50% इसके नीचे है। व्हेन द डेटा इज स्क्यूड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, अब देखो ये भी है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड है, ये हम कल बात कर चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। द मीन गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स। अब ये हमारा स्क्यूड था, स्क्यूड का मतलब मीन हमारा यहाँ पे ज्यादा हो जाए, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो सॉरी, तो क्या होगा कि सॉरी ऐसे स्कोर का अगर हम मीन निकालेंगे तो क्या होगा, कम या ज्यादा हो सकता है अगर स्क्यूड है, प्रेजेंट नहीं करेगा वो प्रॉपरली। लेकिन अगर हम ये निकाल लें कि कितना डेटा इसके 50% इधर है कितना इधर है, तो वो ज्यादा अच्छा, सपोज ये वाला पॉइंट आ गया, ये आपका मीडियन हो गया, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि 50 ऊपर है। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ सर इसका मतलब ये कि जो मीन जो है वो ऑल्टर हो सकता है, राइट। हाँ, अगर डेटा स्क्यूड है, अगर अच्छा, डेटा स्क्यू, अगर हमारा डेटा स्क्यूड है, जैसे ऐसे की जगह ये अगर ऐसे हो जाएगा तो मीन तो अच्छा। हमारा हट गया ना, मीन अब यहाँ पे आ बट गया। द मोड रिमेन्स ऑलवेज सेम, राइट। मोड में क्या नहीं, मोड इज नॉट ऑलवेज द सेम। मोड में भी क्या होगा कि हाईएस्ट स्कोर कौन से हैं, ये जो है अच्छा 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 अच्छा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है वो मोड हो गया। लेकिन मीडियन में क्या है, मीडियन में हमें इससे मतलब नहीं है कुछ किसी चीज। सॉरी सर, या आई मीन मीडियन रिमेन्स द सेम, राइट, मीडियन में चेंजेस नहीं होता। राइट, सो मीडियन इज लाइक, सपोज ये है, तब भी मीडियन यहाँ पे, सपोज दिस वन इज दिस, तो मीडियन इज कंसर्न्ड अबाउट ओनली कि हाउ मच परसेंटेज आर देयर। सपोज दिस इज द मीडियन, so 50% is here, 50% is here. The median is concerned only about how much percentage are above and below. Okay. Right. So there will be no change in median, right? हाँ, median is like median will change, but the position of the data will change. Median will remain same, right? Right. So higher score will be one side, lower score will be one side, so that kind of thing. That means median में उतना effect नहीं होता, right? क्या कह रहे हैं? मीडियम में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, मीडियन का में इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मीडियन हमारा क्या है कि सब, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज यू हैव गिवन एग्जाम फॉर IIT और समथिंग लाइक दैट, ओके, एंड द पेपर इज वेरी हार्ड, ओके, and people scored, maximum score was 55 or 65, okay sir, right, in 2023, and in 2022 it was 95. okay, so in 90, when the score, highest score was 95, right, so when we calculated the median or percentile, you can say, है ना, percentile में आता है उधर, तो percentile is the similar thing, you can say. So what is the suppose, so person having 75 marks had percentile of suppose 80 in 2022, because percentile 80 means कि there are 80% people who are below that person, right? Okay. And score was 75.
but in 2023 the highest score was 65, Okay. and the person who got 55 was 80th rank, got 80th Oh, rank. okay. Again, the score are different, but the rank is similar. Okay. समझ रहे हैं? So because तो it doesn't matter कि हमारा पेपर हार्ड था और it was easy. Okay. Depending on the score, you decided how much people are below, how much people are above the Okay. score. Okay, sir. Right, that is the median. Okay. ठीक है? Clear, Anil ji? Yes. Okay. So absence and देखो हाँ वही. So absence of extreme score in the distribution, presence and absence of extreme score can affect arithmetic mean. ठीक है? Or when it is skewed, so that is the one condition. Therefore, median turns out to be the only MOCT that gives correct information. अगर मीन इधर चला जाए मीन और इधर चला जाए मीन, doesn't matter. वो जो आपका median है, that will show you the middle point where all the 50% is below that. ठीक है? Median shows relatively good characteristics, relatively good resistance to sampling fluctuation. Yani if your sample is not randomly distributed, even then the median will work properly. So understand this, because sample कैसे भी distributed हो, it doesn't matter for median. In it only divides the score as lying close below the mean, but doesn't give the exact location of each score. It is rarely used in further statistical analysis. Lekin because of like this characteristics, there is no number, so it is not used in further statistical analysis because it cannot be used, right? But mean is the thing that is very good for quantitative analysis, statistical analysis. So that is why in most of the cases you will see the mean, not the median or mode. So there they give certain information, but it is not like कि वही आपको मिलेंगे हर चीज. आपको maximum arithmetic mean मिलेगा. So that we have done. What is the use of mode? It can be used with any scale or measurement. अभी हमने discuss किया था. चाहे nominal है, ordinal, interval, ratio, anywhere you can use the mode. है ना? Because you have to count the frequency only. So when scores are measured as a nominal scale, it is impossible or meaningless to calculate their mean or median. अगर categories में है nominal data में तो उनका mean median क्या निकालोगे? That is useless and you cannot calculate that, and there is no use of that. When to use median? There are 4 specific situations where the median serves a valuable alternative to the mean. Where when there are few extreme scores in the distribution, जहाँ पे बहुत कम extreme scores हैं, extreme scores already आपको पता है, तो then you can, and if there are lot of extreme scores, like जैसे ये हो गया, तो इस साइड में ज्यादा हो गया ना extreme scores. So अब ये median का मतलब क्या है? They are the central tendency. So suppose median is there, so it will not properly depict that half hour here, half hour here, and both have the similar kind of characteristics, because this has entirely different characteristics and this has entirely different. So when the scores are like that, then it is very difficult. मतलब extreme scores ज़्यादा हैं तो proper result नहीं पता लगेगा. So when there are a few extreme scores, जब कम है, then you can use. When some scores have undermined valued, or when certain values are not known, for example, 6th subject could not solve a problem. So when some score have undermined values, undermined values कि कम values हैं, or when certain values are not known, when you don't know the value of it, for example 6th subject यानी 6th जो आपका subject था could not solve a problem, solve नहीं कर पाया, तो वो लेकिन वो भी वहीं पे है. When we have open-ended distribution for one category is 5 or more children, one category is 5 or more children है, then you cannot decide कि 5 and more कितने more हो सकते हैं, 10, 15, 20, 30 कुछ भी number हो सकता है. So that in that there that is we call open-ended. So there we can use like median, because you don't know, but you can whatever number you have you can tell कि 5 and more के ऊपर इतने हो सकते हैं,
एंड वो तभी पता लगेगा जब 50% हमारे नीचे है, वो स्कोर हमें पता लग जाएगा, यानी मीडियन, देन वी कैन कैलकुलेट। व्हेन डेटा इज मेजर्ड इन ऑर्डिनरी स्केल, यानी ऑर्डर में, लाइक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, दैट इज ऑर्डर, है ना, और इन ए ascending or descending order, so that is what when do you mean the data are symmetrically distributed है, यानी कि ये वाला जो मैंने बताया था, are approximately symmetrical, any one of these measures may be used because in a symmetrical distribution all these measures give identical। so अगर we know or it is said that in normal distribution mean, median and mode are at one place, because symmetrically जैसे दोनों इधर होंगे, फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज्यादा होगी, मीन भी वही आएगा, so that is what is said or true। the mean is most often the perfect MOCT, because the mean uses every score in the distribution। मीन निकालने के लिए सारे स्कोर्स चाहिए। Besides being a good representative, the mean has added advantage of being closely related to variance and ST। variance मतलब कितना वैरी करता है, कि सपोज क्योंकि उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से हमारा कितना वैरी कर सकता है इधर उधर, मीन जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं, वो होता है, तो इससे क्लोजली रिलेटेड होता है, इसलिए वेरी एंड इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए जा सकते हैं, that is why mean is very important। in the mean always the best measure of central tendency, no skew pulls the mean in the direction of the skew। so अब सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्केव, सेंट्रल टेंडेंसी एंड ये हम बात कर लेंगे बाद में, क्योंकि ये नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी का स्क्यूनेस और उनके सब पे क्या फर्क पड़ता है, एंड व्हाई दिस मीन इज लाइक रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। एनी क्वेश्चन? नो सर। समझ में आया? जी सर। यस सर।